आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में स्वागत है। इस समय हम इतिहास विषय की श्रृंखला आपके पास लेकर के आ रहे हैं और आज हम अपनी इस श्रृंखला में हर्षवर्धन के संबंध में पढ़ेंगे और हर्षवर्धन के टॉपिक को समझने के लिए हमने इसे कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे हर्षवर्धन का परिचय। और हर्षवर्धन के परिचय के बाद हम देखेंगे हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था और इसके बाद राजस्व व्यवस्था तथा सैन्य व्यवस्था और इसके साथ साथ शिक्षा, धर्म, साहित्य और कला के संबंध में देखेंगे कि हर्षवर्धन ने किस प्रकार शिक्षा, साहित्य, धर्म और कला के ज्ञान को आगे बढ़ाया है। और यदि हमसे कोई कुछ फैक्ट छूट रहा होगा तो वीडियो के अंत में अन्य के अंतर्गत उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हर्षवर्धन एक दिन शिकार खेलने गए हुए थे और उसी समय उनका एक दूत आता है जिसका नाम था कुरगक। हर्षवर्धन को बताता है कि आपके पिता बीमार हैं और आप वापस चलिए। और हर्षवर्धन वापस थानेश्वर आते हैं और थानेश्वर पहुंचने से पहले उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। परिणाम स्वरूप हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन राजगद्दी संभालते हैं और बंगाल के शासक शशांक ने उनके बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी है। परिणाम स्वरूप इनको शासन सत्ता की बागडोर संभालनी पड़ती है और इस प्रकार हर्षवर्धन सम्राट की कुर्सी को संभालते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य जिसे स्वर्णकाल कहा गया था, इतिहास के पन्नों में जिसे स्वर्णकाल कहा गया था, और गुप्त काल के बाद इस भारत में एक राजनीतिक अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में जो है हर्षवर्धन एक सशक्त और मजबूत राजा बनता है और आज हम इसी हर्षवर्धन के संबंध में आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं। अगर हर्षवर्धन के जन्म की बात करें तो हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में, कब? 590 ईस्वी में थानेश्वर में हुआ था। थानेश्वर यह हरियाणा में स्थित है, यानी हरियाणा थानेश्वर में 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। तथा इनकी माता का नाम यशोमती था। और इन्होंने जो धर्म अपनाया था वो धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानते थे। तो हमने क्या बताया कि हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेश्वर जो हरियाणा में है यहाँ पर हुआ था और इनकी मृत्यु 647 ईस्वी में होती है। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और माता का नाम यशोमती था तथा इन्होंने जो धर्म अपनाया था वो धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। कहते हैं कि इन्होंने उत्तर भारत में, कहाँ पर? उत्तर भारत में जो आपका यह क्षेत्र है 606 ईस्वी में राजगद्दी संभाली है। शासन सत्ता ये कब संभालते हैं? 606 ईस्वी में और
647 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने इस उत्तर भारत में एक सशक्त और मजबूती के साथ शासन किया है। अगर इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो यह साम्राज्य उत्तर भारत में था, और अगर इसकी पूर्वी सीमा की बात करें तो यह कामरूप तक फैला हुआ था, और उत्तर में अगर जाएंगे तो ये श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ था, और पूरे ये पश्चिमोत्तर भारत तक फैला हुआ था। दक्षिण में इसकी क्या बह रही थी? नर्मदा नदी। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था, और कहते हैं कि हर्षवर्धन अत्यंत प्रतापी महाराजा था, अत्यंत न्यायप्रिय था। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में इसने बहुत अधिक प्रगति की थी। बंगाल का शासक था जिसका नाम शशांक था, इसने इसके भाई की हत्या कर दी थी, और भाई की हत्या के बाद ये उत्तर भारत की शासन सत्ता संभालता है। बंगाल के शासकों ने ही इसके बहनोई की भी हत्या कर दी थी। और इसकी बहन को बंदी बना करके ले गए थे। कहा जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम दिवाकर मित्र था। बौद्ध भिक्षु जिसका नाम क्या था? दिवाकर मित्र था, और इसने दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन का पता लगाया, और कहते हैं कि जैसे ये बहन को बचाने जा रहा था, और ठीक उस समय पहुंचता है जब इसकी बहन चिता में जलकर कूद कर मरने जा रही थी, और यह वहां पर पहुंचता है और किसी न किसी तरीके से अपनी बहन को बचा लाता है। ऐसा माना जाता है हर्षवर्धन के समय में कि हर्षवर्धन समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, और कहते हैं कि यह खुद एक अपने आप में कला प्रेमी और अच्छा साहित्यकार भी था। और उस समय इसके समय में जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा अपने चरम पर थी, और इसने खुद संस्कृत भाषा में कई रचनाएं भी लिखी हुई हैं। उनका हम अभी आगे जिक्र करते हैं। आइए अब हम आते हैं हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था। अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो यह अत्यधिक सुदृढ़ और मजबूत तथा व्यवस्थित थी। हर्षवर्धन ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको 2 भागों में बांटा था। शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। पहले भाग को इसने कहा केंद्रीय शासन, ध्यान से समझते हैं हम लोग। और दूसरी जो शासन व्यवस्था थी इसे क्या कहा गया? प्रांतीय शासन व्यवस्था। अर्थात जो शासन व्यवस्था थी 2 बड़े रूपों में विभाजित किया गया था, एक केंद्र के स्तर पर और दूसरा राज्यों के स्तर पर। जो केंद्र के स्तर पर थी उसे क्या कहा गया? केंद्रीय शासन व्यवस्था, और जो राज्य स्तर पर थी वो कौन सी थी? प्रांतीय शासन व्यवस्था। जो भी हो, सम्राट प्रमुख था और अंतिम शक्तियां हर्षवर्धन के पास में थी। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिए उसने अपनी शासन व्यवस्था को केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था में विभाजित किया था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के 3 सेगमेंट थे। पहले सेगमेंट में जो सबसे ऊपर था, जो स्वयं में सम्राट यानी हर्षवर्धन था। इसके अलावा इसकी शासन सत्ता को चलाने के लिए एक मंत्रि परिषद हुआ करती थी। क्या है? मंत्रि परिषद हुआ करती थी, और मंत्रि परिषद से
छोटे जो पदाधिकारी थे उन्हें राज पदाधिकारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज पदाधिकारी। इस प्रकार हमने क्या देखा कि केंद्रीय शासन व्यवस्था 3 सेगमेंट में डिवाइड थी। पहला सेगमेंट खुद सम्राट को समर्पित था और सम्राट ही मुखिया होता था और सभी शक्तियां सम्राट में समाहित थीं, और सम्राट की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इसने एक मंत्रि परिषद बनाई थी, और मंत्रि परिषद से छोटे जो कर्म अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था? राज पदाधिकारी। सम्राट स्वयं में मुख्य न्यायाधीश भी हुआ करता था। क्या है? मुख्य न्यायाधीश। अर्थात जो बड़े मुकदमे थे इनकी सुनवाई भी सम्राट करता था। आदेश तो जारी करता ही करता था, इसके अलावा जो बड़े मुकदमे थे इनकी भी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के रूप में सम्राट करता था। और कहते हैं कि शासन कार्यों में को संचालित करने के लिए मंत्रि परिषद थी। मंत्रि परिषद जो थी इनके मुखिया को क्या कहा जाता था? अमात्य या सचिव। क्या कहा जाता था? अमात्य या सचिव। यानी जो मंत्री थे इन्हें क्या कहा जाता था? अमात्य या सचिव कहा जाता था। कहते हैं कि जो प्रमुख मंत्री था, हर्षवर्धन का जो सबसे प्रमुख मंत्री था वह इसका खुद का ममेरा भाई था। कौन था? ममेरा भाई, जिसका नाम भंडी था। यह भी जिक्र इतिहास में मिलता है। और कहते हैं कि जो सेनापति था वह सिंहनाथ था। इसका जो सेना का मुखिया था वो कौन था? सिंहनाथ था। और हाथी सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त था। हाथी सेना का प्रमुख या हाथी सेना का जो मंत्री था वो कौन था? स्कंदगुप्त था। और अश्व सेना का जो प्रमुख था या जो अश्व सेना का मंत्री था उसका नाम कुंतल था। क्या नाम था? कुंतल था। हमने क्या बताया कि जो मंत्रि परिषद थी, मंत्रि परिषद में विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी, और इन मंत्रियों को अमात्य कहा जाता था या सचिव कहा जाता था। और जो प्रमुख मंत्री था, सबसे प्रमुख चीफ जो मिनिस्टर था, इसका ममेरा भाई भंडी था। और कहते हैं जो सेनापति मंत्री था, जिसके देख रेख में सेनाएं संचालित होती थीं, वो कौन था? सिंहनाथ था। और जो हाथी सेना का मंत्री था उसका नाम था स्कंदगुप्त, और अश्व सेना का जो मंत्री था उसका नाम क्या था? कुंतल। इसके बाद देखते हैं राज पदाधिकारी। जो राज पदाधिकारी थे यह मंत्रियों के नीचे कार्य करते थे और यह विभागीय अधिकारी हुआ करते थे। क्या ये थे? विभागीय अधिकारी। और कुछ विभागीय अधिकारियों का वर्णन मिलता है, जैसे महासंधि विग्रहाधिक विभागीय अधिकारी हुआ करता था, जिसे कहते थे महासंधि विग्रहाधिकृत। महासंधि विग्रहाधिकृत, यह जो विभागीय अधिकारी हुआ करता था यह युद्ध शांति सचिव कहलाता था। क्या कहलाता था? युद्ध शांति सचिव। और जो दूसरा अधिकारी था जिसे कहते थे महाबलाधिकृत। क्या कहते थे? महाबलाधिकृत। जो यह अधिकारी था ये सर्वोपरि सबसे ऊंचा सेना का अधिकारी हुआ करता था।
और इस अधिकारी को क्या कहते थे? महाबलाधिकृत अधिकारी या महाबलाधिकृत। और जो तीसरा अधिकारी था जिसे कहते थे बृहदास्वर। क्या बोलते थे? बृहदास्वर। और जो बृहदास्वर अधिकारी था ये क्या करता था? अश्व सेना का प्रमुख हुआ करता था। अश्व सेना प्रमुख या अश्व सेना अध्यक्ष भी इसको कहते थे। इसके अलावा एक अधिकारी और हुआ करता था जिसे कटुक कहते हैं। जो कटुक होता था ये गज सेना अध्यक्ष यानी हाथियों की सेना का अध्यक्ष होता था। गज सेना अध्यक्ष। और इसके अलावा एक उपरिक महाराज हुआ करता था। क्या है? उपरिक महाराज या प्रांतों का मुखिया हुआ करता था। क्या है? प्रांतों का मुखिया हुआ करता था। इसे क्या बोलते थे? उपरिक। उपरिक जो है प्रांतों का मुखिया हुआ करता था। इसके अलावा एक अधिकारी और था जिसे मीमांसक कहते हैं। अधिकारी को क्या कहा जाता था? मीमांसक। जो मीमांसक था या न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। कैसे कार्य करता था? न्यायाधीश के रूप में। और कुछ कर्णिक थे। क्या थे? कर्णिक या क्लर्क के रूप में कार्य करते थे। कैसे कार्य करते थे? क्लर्क के रूप में। तो हमने क्या देखा? केंद्रीय शासन में इसने राज पदाधिकारियों की नियुक्ति कर ली थी और यह राज पदाधिकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते थे और केंद्रीय शासन सत्ता को चलाने में हर्षवर्धन की मदद करते थे। और जो कुछ प्रमुख विभागीय अधिकारी हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और इन विभागीय अधिकारियों में पहला अधिकारी है महासंधि विग्रहाधिकृत। क्या है? महासंधि विग्रहाधिकृत या युद्ध शांति सचिव कहलाता था। महाबलाधिकृत या सबसे बड़ा सेना का अधिकारी हुआ करता था। इसके अलावा बृहदास्वर या अश्व सेना का अध्यक्ष कहलाता था। कटुक, कटुक को गज सेना का अध्यक्ष कहा गया। उपरिक महाराज या प्रांतों का मुखिया या प्रांतों का राजा होता था। और मीमांसक जिसे जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था या न्याय का अधिकारी हुआ करता था। और कर्णिक जो क्लर्क थे, बाबू थे और अपने कार्यों के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्यों में इनका सहयोग हुआ करता था। इन्हें क्या कहा गया था? कर्णिक। इसके बाद शासन व्यवस्था में देखते हैं कि किस प्रकार हर्षवर्धन ने अपनी प्रांतीय शासन व्यवस्था को चलाता था या अपनी प्रांतीय शासन व्यवस्था में वह कौन कौन से सेगमेंट थे जिससे शासन सत्ता चलाने में हर्षवर्धन को आसानी हुआ करती थी या वह व्यवस्थित तरीके से चला लेता था। तो आइए आते हैं हर्षवर्धन की प्रांतीय शासन सत्ता। प्रांतीय शासन। प्रांतीय यानी प्रांतों का शासन। अगर प्रांतीय शासन की बात करें तो कई प्रांत थे। क्या है कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वह कई प्रांतों में विभाजित था और इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाता था? भुक्ति। यानी प्रांत जो थे, प्रांत को उस समय क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और जो भुक्ति का प्रमुख होता था या जो भुक्ति का राजा होता था इसे उपरिक कहते थे। क्या बोलते थे? उपरिक कहा जाता था। यानी जो भुक्ति था इसकी जो शासन सत्ता थी, जो भुक्ति का राजा होता था
इसे क्या कहा जाता था? उपरिक कहा जाता था। यह महत्वपूर्ण है कि प्रांतों को क्या कहा जाता था, राज्यों को क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। और जो राज्यों का राजा होता था या भुक्ति का जो राजा होता था, इसे क्या कहते थे? उपरिक कहते थे। इसके अलावा जो भुक्ति था यह विषयों में बटा था। किस में बटा था? विषय में। और आज भी ये व्यवस्था देखने को मिलती है कि एक केंद्र सरकार होती है यानी भारत, और हमारा भारत कई राज्यों में बटा हुआ है और राज्य कई जिलों में बटा हुआ है। कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी। एक केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, दूसरी हमने बताया अभी प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। प्रांतीय शासन, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और जो भुक्ति का राजा होता था उसे उपरिक कहते थे। और भुक्ति विषयों में बटा था और जो विषय का मुखिया होता था उसे विषयपति कहते थे। क्या कहते थे? विषयपति। और विषय छोटे छोटे गांव में विभाजित था और यहां के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। तो हमने क्या बताया कि प्रांतीय शासन व्यवस्था भी वैज्ञानिक तरीके से सुचारू ढंग से व्यवस्थित अपना कार्य कर रही थी और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, उपरिक इसका राजा होता था और विषय में विभाजित था। और प्रांत में जो विषय थे इनके मुखिया को विषयपति कहा जाता था। और विषयपति छोटे छोटे गांव से मिलकर बनते थे और जो गांव का मुखिया था इसे क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। आइए अब हम आते हैं राजस्व व्यवस्था पर। क्या है? शासन व्यवस्था के बाद हम किस पर आएंगे? राजस्व व्यवस्था पर। देखिए, ह्वेनसांग जो चीन का यात्री था, क्या था? चीन का यात्री था। और कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा, हर्षवर्धन का बहुत अच्छा मित्र था और यह लगभग 8 वर्षों तक मित्र के रूप में हर्षवर्धन के साथ रहता है। तो ह्वेनसांग इनकी राजस्व व्यवस्था की तारीफ करते हैं और क्या कहते हैं कि उपज का 1/6वां भाग किसानों से टैक्स के रूप में लिया जाता था। पहला पॉइंट आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि उपज का 1/6वां भाग टैक्स के रूप में किसानों से लिया जाता था। यह बहुत अधिक नहीं था और कहते हैं कि टैक्स व्यवस्था अत्यधिक व्यवस्थित थी, सुचारू ढंग से काम चल रहा था। और कहते हैं कि आय की वस्तुओं पर, किस पर? आय की वस्तुओं पर इसके अलावा चुंगी कर और घाटों पर भी टैक्स लगा हुआ था और यहां से भी टैक्स जो है वसूला जाता था। और कहते हैं कि जो यह टैक्स मिलता था, सम्राट अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देता था और कहते हैं कि हर्षवर्धन दानी प्रवृत्ति का था और इसने जो दान की परंपरा थी इसको काफी आगे बढ़ाया है। यह भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन इलाहाबाद में कुंभ मेले के आयोजन को कराता था और जो भी अपनी संपत्ति थी यहाँ आकर के वह दान दे देता था। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि इसने कई बार नालंदा विश्वविद्यालय को भी राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की थी। क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय को
ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय को अनेकों बार आर्थिक सहायता पहुंचाई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अभी मैं इसके बारे में आगे जिक्र करूंगा। तो हमने इस प्रकार क्या बताया कि चीन का यात्री हैंग सान, जो इसका मित्र था, 8 वर्षों तक इसके साथ मित्रता के रूप में रहता है और टैक्स की व्यवस्था की यह तारीफ करता है और लिखता है कि उपज का 1/6वां भाग टैक्स के रूप में किसानों से लिया जाता था। आय की वस्तुओं पर इसके अलावा चुंगी कर और घाटों पर भी टैक्स लिया जाता था और यह जो पैसा टैक्स से मिलता था, ये सरकारी कार्यों में एवं सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने में करती थी। और इसके साथ साथ ये क्या है कि जो पैसा बचता था उस पैसे को ये दान करता था। और जिक्र मैंने बताया कि इलाहाबाद में जो कुंभ मेला है, यहाँ पर ये आता था और अधिक से अधिक जो है दान कर देता था। और इतिहासकार यह भी बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को इसने कई बार आर्थिक सहायता पहुंचाई है। इससे क्या सिद्ध होता है कि यह जो हर्षवर्धन था, ये कहीं न कहीं शिक्षा प्रेमी भी था। इसके बाद हम आते हैं हर्षवर्धन की सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था देखिए, जब कभी भी युद्ध होता था तो युद्ध के समय सम्राट स्वयं युद्ध का संचालन करता था। हर्षवर्धन स्वयं युद्ध का संचालन करता था, यह विशेषता थी इसकी। और सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिसे कहा जाता था महाबलाधिकृत। क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत यह सेना का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। और इसकी सेना में पैदल सैनिक भी थे। क्या थे? पैदल सैनिक। इसके अलावा हाथी भी थे और हाथी के साथ साथ घोड़े भी थे। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि इसकी सेना में 9 सैनिक भी थे। 9 सैनिक यानी जल सेना भी थी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सेना भी बहुत व्यवस्थित तरीके से थी, जिसमें पैदल सैनिक भी होते थे, जिसमें हाथी भी होते थे, घोड़े भी होते थे और नौसैनिक भी होते थे। ये जिक्र मिलता है कि इसकी सेना में रथ नहीं हुआ करते थे। ये महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। सेना में इसने रथों का प्रयोग नहीं किया, रथ का प्रयोग नहीं किया है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है। तो प्रारंभ में इसकी सेना में 50,000 पैदल सैनिक थे। कितना सैनिक थे? 50,000 पैदल सैनिक थे। अगर हाथी सेना की बात करेंगे तो कहते हैं कि प्रारंभ में इसके पास हाथियों की संख्या 500 थी, लेकिन बाद में इसने हाथियों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर लिया? 60,000। घोड़ों की अगर बात करें तो कहते हैं कि प्रारंभ में इसकी सेना में घोड़े 20,000 हुआ करते थे। कितना? 20,000। लेकिन समय के साथ इसने घोड़ों की संख्या में वृद्धि कर ली और यह संख्या लगभग 1 लाख के ऊपर थी। घुड़सवार सैनिक इसकी सेना में 1 लाख से भी अधिक थे। नौसैनिक यानी जल सेना का भी वर्णन मिलता है और यह सेना भी क्या है कि अत्यधिक व्यवस्थित तरीके से कार्य करती थी।
और इस प्रकार मैं देखता हूं कि जो सेना थी यह भी अत्यंत व्यवस्थित तरीके से विकसित की गई थी और इसी सेना की सहायता से उसने लगभग पूरे उत्तर भारत में क्या किया है, शासन किया है। इसके बाद हम आते हैं शिक्षा, धर्म और साहित्य, कला। हर्ष काल में शिक्षा, धर्म, साहित्य और कला, शिक्षा, धर्म, साहित्य और कला बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम धर्म की बात करें तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया था। हर्षवर्धन ने स्वयं कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। और इसके शासन के समय उत्तर भारत में 3 धर्म प्रचलित थे। कितने धर्म? 3 धर्म प्रचलित थे। पहला क्या था? बौद्ध धर्म था। दूसरा क्या था? ब्राह्मण धर्म था। और तीसरा जैन धर्म था। हमने क्या बताया कि स्वयं हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाया था और जब इसका शासन भारत में चल रहा था, इस समय उत्तर भारत में 3 धर्म महत्वपूर्ण थे। उनमें पहला धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। और दूसरा धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म। और अगला क्या था? जैन धर्म। जो बौद्ध धर्म था यह 2 शाखाओं में विभाजित था। पहली शाखा को कहा गया महायान और दूसरी जो शाखा थी बौद्ध धर्म की वो क्या थी? हीनयान। और कहते हैं कि जो महायान शाखा थी ये ब्राह्मण धर्म के बहुत करीब हुआ करती थी। और ब्राह्मण धर्म की अगर बात करें तो कहते हैं कि उस समय प्रयाग और काशी यानी वर्तमान में बनारस और प्रयाग यानी इलाहाबाद, यहां पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव अधिक था। क्या है? ब्राह्मण धर्म का प्रभाव अधिक था। और जैन धर्म भी 2 भागों में टूटा था। एक भाग को कहा गया था दिगंबर और दूसरा भाग क्या था? श्वेतांबर। और हम आप सब जानते हैं और हमने ये पहले भी जिक्र किया है कि जो दिगंबर थे या नग्न रहते थे और जो श्वेतांबर थे ये क्या है कि सफेद वस्त्र धारण करते थे। और कहते हैं कि इन दोनों यानी दिगंबर और श्वेतांबर का जो प्रभाव था वो वैशाली के आसपास अधिक था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि स्वयं में सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उस समय उत्तर भारत में 3 महत्वपूर्ण धर्म हुआ करते थे, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। और बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड था, महायान और हीनयान। और जो महायान शाखा थी ये ब्राह्मण धर्म के करीब हुआ करती थी और इलाहाबाद यानी प्रयाग और बनारस यानी काशी में ब्राह्मण धर्म अधिक प्रभावी था और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित था। और वैशाली के आसपास या जो जैन धर्म था यह प्रभावी दिखाई पड़ता है। आइए इसके बाद हम आते हैं शिक्षा। देखते हैं शिक्षा। अगर शिक्षा की बात करें तो कहते हैं कि पर्याप्त विकसित थी। शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त विकसित थी। विदेशी भी भारत आते थे और भारत में शिक्षा ग्रहण करते थे। ने क्या बताया कि शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त विकसित थी। विदेशों से छात्र आते थे और भारत में शिक्षा ग्रहण करते थे। कहते हैं 7 वर्ष के बच्चों को यानी 7 ईयर्स 7 वर्ष के बच्चे व्याकरण, आयुर्वेद,
चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि की पढ़ाई प्रारंभ कर देते थे। यानी 7 वर्ष का बच्चा जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई से जुड़ जाता था और अपनी पढ़ाई में कहते हैं कि व्याकरण है, आयुर्वेद है, चिकित्सा शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, तर्क शास्त्र है, इसकी शिक्षा विधिवत तरीके से ग्रहण करने लगता था और यांत्रिक शिक्षा व्यवस्था भी थी। यांत्रिक शिक्षा व्यवस्था या व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था थी, जहां पर ऐसी चीजों को बनाना सिखाया जाता था जो सामान्य दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाती थी। और ऐसी शिक्षा के प्रकार को क्या कहा गया था? यांत्रिक शिक्षा व्यवस्था। कहते हैं कि इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय था। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो कौन था? शीलभद्र। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि स्वयं में सम्राट हर्षवर्धन शिक्षा प्रेमी था और इसने कई बार क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या दिया था? धन दौलत दी थी, आर्थिक सहायता की थी। अनेक बार इसने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी। इसके बाद हम देखते हैं साहित्य और कला। साहित्य और कला। कहते हैं कि हर्षवर्धन स्वयं में एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, या स्वयं में बहुत बड़ा साहित्यकार था और साहित्यिक रचनाएं लिखता था। इसने संस्कृत भाषा में कई नाटक भी लिखे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। जैसे रत्नावली, पहला इसका नाटक क्या था? रत्नावली। और दूसरा क्या था? प्रियदर्शिका। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगली जो इसकी रचना थी उस समय बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, नागानंद। क्या है? नागानंद। तो हमने क्या बताया कि स्वयं सम्राट साहित्यिक रचनाएं लिखा करता था और इसने संस्कृत भाषा में कुछ नाटक लिखे थे। जैसे उनमें क्या था? रत्नावली, ये पूछा जा सकता है, प्रियदर्शिका, और एक और महत्वपूर्ण क्या है? नागानंद। इसके दरबार में बाण भट्ट कवि था। ये कवि बाण भट्ट रहा करता था और इसको इसने संरक्षण भी दे रखा था। इसने भी संस्कृत भाषा में अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में अनेक साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं। जैसे कादंबरी, हर्षचरित्र, चंडी शतक और पार्वती परिणय। चंडी शतक और पार्वती परिणय। क्या बताया कि इसकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? रत्नावली सम्राट की खुद की, प्रियदर्शिका और नागानंद। और जो बाण भट्ट था इसने संस्कृत भाषा में भी कुछ साहित्य लिखा था जो आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। कादंबरी, हर्षचरित्र, चंडी शतक, पार्वती परिणय। आइए अब हम आते हैं कला पर। कहते हैं कि हर्षवर्धन साहित्य के साथ साथ कला प्रेमी भी था। क्या था? कला प्रेमी भी था।
कन्नौज में इसने धार्मिक सभा आयोजित की थी, बहुत फेमस हुई थी। कन्नौज इसकी राजधानी भी हुआ करती थी, जो वर्तमान समय में इत्र नगरी के नाम से जानी जाती है। तो ये कन्नौज में क्या करता है, धार्मिक सभा का आयोजन करता है और इस धार्मिक सभा में इसने महात्मा बुद्ध की 3 फीट ऊंची सोने की मूर्ति लगवाया था। महात्मा बुद्ध की 3 फीट ऊंची सोने की मूर्ति को लगवाया था। कहां पर? कन्नौज में। और किस उपलक्ष्य में इसने धार्मिक सभा आयोजित की थी? और यह आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हर्षवर्धन ने धार्मिक सभा कहां आयोजित की थी? तो कहां पर आयोजित की थी? कन्नौज में आयोजित की थी। और कन्नौज उसके साम्राज्य की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। इसने मध्य प्रदेश के रायपुर में, क्या मैंने कहा? मध्य प्रदेश में जब आप रायपुर जाएंगे तो रायपुर में एक जगह पड़ती है सिरपुर। जगह का नाम क्या है? सिरपुर। उसने वहां पर एक लक्ष्मण मंदिर भी बनवाया था। क्या बनवाया था? लक्ष्मण मंदिर भी बनवाया था। बिहार के शाहाबाद में जाएंगे। कहां पर? शाहाबाद, भभुआ। वहां पर बिहार के शाहाबाद भभुआ में इसने एक अष्टकोणीय मंदिर भी निर्मित कराया था। तो इस प्रकार क्या लगता है कि हर्षवर्धन साहित्य के साथ साथ कला प्रेमी भी था। और कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन की कोई वारिस नहीं थी। क्या है कि इसकी पत्नी जो दुर्गावती थी, पत्नी का नाम क्या था? दुर्गावती। इससे 2 बेटे हुए थे। पहले बेटे का जो नाम था वो वाग्यवर्धन था। क्या नाम था? वाग्यवर्धन। और दूसरे जो बेटे का नाम था वो क्या था? कल्याणवर्धन। क्या नाम था? कल्याणवर्धन। और एक इसका मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था अरुणासरा। क्या नाम था? अरुणासरा। और अरुणासरा ने इसके दोनों बेटों की हत्या कर दी थी। और समय के साथ कोई वारिस न होने के कारण हर्षवर्धन का साम्राज्य समाप्त होता चला गया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। मैं फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।